मेरा नमस्कार है। आज हम क्लास 10th के जो विभाजन सूत्र होता है यानी सेक्शंस फार्मूला जो हम लोग पढ़ते हैं x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ये जो आपका अंतः विभाजन होता है, विभाजन दो तरह से किया जाता है, एक अंतः विभाजन किया जाता है और एक बाह्य विभाजन किया जाता है। तो ये आपका अंतः विभाजन होता है और यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि ये आखिर आता कैसे, इसको हम प्रूफ करेंगे। आपको प्रूफ करके हम बतावेंगे कि ये होता कैसे है। इन चीजों को प्रूफ करने से पहले मैं आपको चाहूंगा कि ये चीज आप थोड़ा सा समझें। मान लेते हैं कि जैसे ये कोई एक लाइन हुआ, मैंने कह दिया ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट आपका बी है। मैंने कह दिया माना ये पॉइंट आपका ए है और ये आपका पॉइंट बी है। हमने सपोज कर लिया क्या, इसकी जो कोऑर्डिनेशन है x1, y1 है और इसकी जो कोऑर्डिनेशन है x2, y2 है। अब मैंने कहा इस बीच पॉइंट पे एक हमने पॉइंट P ले लिया और इस पार्ट को 2 कहा और इस पार्ट को 3 कहा। तो अब बताना है कि हमको P पॉइंट का कोऑर्डिनेशन कैसे आएगा। अगर मैं मान लो इस पॉइंट को M1 मैंने कह दिया और इस पॉइंट को हमने M2 कह दिया, तो इस P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेशन होगा वो कोऑर्डिनेशन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो इसी को फाइंड करने के लिए हम लोग विभाजन करते हैं, यानी इसको इस पार्ट में और इसको इस पार्ट में हमने क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। और इसका जो फॉर्मूले होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं, यानी m1 जो हुआ इसको गुना कर देना है x2 से और m2 जो हुआ इसको गुना कर देना है x1 से। याद रखें जब x के टर्म में है तब ऐसे करेंगे और नीचे क्या करना है, दोनों जिस पार्ट में विभाजित हो रहा है, जिस अनुपात में दोनों विभाजित हो रहा है उसको आपको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। और वही फंडा सिर्फ y में करना है। याद रखें अगर y में आप निकालते हैं तो m1 को y2 से मल्टीप्लाई और m2 को y1 से मल्टीप्लाई, यानी क्रॉस सेक्शंस का जो फॉर्मूला होता है वो इस तरह से यहाँ पे काम करेगा। अगर मैं मान लूँ इसको कोऑर्डिनेशंस में अगर हमको बनाना हो और प्रूफ करना हो तो हम किस तरह से इसको प्रूफ करेंगे, आइए इन चीजों को देखते हैं। अगर मैं मान लूँ कि ये आपका 2D प्लेन है, अगर मैं यहाँ पे ये कह दूं कि ये आपका 2D प्लेन हमने जैसे ऐसे ले लिया, मान लो ये आपका 2D प्लेन है, मैंने कह दिया ये आपका x एक्सिस है और ये आपका x डैश एक्सिस है और ये आपका y है और फिर ये आपका y डैश एक्सिस है और दिस इज ओरिजिन पॉइंट। जब दो एक्सिस एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। अब मैंने क्या कर दिया, इस पॉइंट में मैंने एक ऐसे पॉइंट ले लिया, मैंने कह दिया ये आपका लाइन है, मैंने इस लाइन का नाम क्या रखा, मान लीजिए इस लाइन का नाम मैंने ए रखा, इसका नाम हमने बी रखा, कुछ भी रख दिया। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेशन हमने x1 यानी y1 मान लिया और इसकी कोऑर्डिनेशन को हम x2, y2 मान लिया। चलिए इसके कोऑर्डिनेशंस तो हमने मान लिया, यानी यहाँ से जो डिस्टेंस होगी, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो आपका कितना होगा, तो y1 होगा, क्योंकि अपर में जो जा रहे हैं, ऊपर की ओर जो जा रहे हैं वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, y1 हो जाएगा। और इधर से इधर की तरफ हमने गया तो ये डिस्टेंस आपका कितना हो गया, x1 हो गया, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन x1, y1 बन गया। अच्छा मैं जब इससे नीचे की ओर परपेंडिकुलर लंब डालूंगा, इससे नीचे की ओर परपेंडिकुलर लंब डालूंगा तो ये जो आपका डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा, y2 और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x2, इसीलिए तो आपका कोऑर्डिनेशन x2, y2 बन गया। अब मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट पे मैंने कहा कि इसको अगर इंटरसेक्ट मान लीजिए करता है कोई पॉइंट P, मान लेते हैं इसको कोई इंटरसेक्ट कर रहा है जिसका नाम हमने P डाल दिया और इसका P हमने मान लिया, तो इस पॉइंट P को अगर मान लेते हैं M1 है ये पार्ट और ये M2 है, यानी A से लेकर P का डिस्टेंस M1 है और P से लेकर B का डिस्टेंस कितना है, M2 है। तो इस पार्ट को हमने M1 रेशियोज M2 में डिवाइड कर दिया। तो आप P का कोऑर्डिनेशन कैसे फाइंड करेंगे, इन चीजों को समझ। अगर मैं मान लेता हूं P का कोऑर्डिनेशन x, y है, तो यहां से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पे डाला जाएगा तो ये आपका x हो जाएगा और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सॉरी ये आपका y हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इतनी बात आप समझे। अगर मैं आपको ये कह दूं भाई साहब कि इतनी डिस्टेंस को तो आपने क्या माना, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, आपका x1 है और यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है आपका कितना है, x है। सुनिएगा, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस मैंने मान लिया ए पी बी है और इसको सी माना, इसको डी माना, इसको ई माना, कुछ भी मान लीजिए। ओ से लेकर सी तक का डिस्टेंस आपका x1 है, ओ से लेकर डी तक का डिस्टेंस आपका x है, तो सी डी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा,
आप जरा समझिएगा, यहां पर मैंने कहा कि O से लेकर C तक का डिस्टेंस आपका x है और O से लेकर D तक का डिस्टेंस x1 और O से लेकर D तक का डिस्टेंस आपका x है। तो इस डिस्टेंस को आप कैसे निकालेंगे? तो कहेंगे बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दीजिए, यानी x माइनस x1 हो जाएगा आपका डिस्टेंस। तो हम यहाँ पे कुछ इस तरह से कर सकते हैं और इसको इस तरह से सजा सकते हैं और इसका डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे x माइनस का x डैश। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। अब ये कहते हैं कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है आपका x2 है और ये डिस्टेंस आपका x है, तो फिर ये डिस्टेंस कितनी होगी? तो आप कहेंगे कि x2 माइनस का x हो जाएगा। इतनी बात में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब अगर इसी फंडा को मैं ऊपर अप्लाई कर दूं, अगर ये पार्ट x माइनस एक्स डैश है, ये पार्ट भी कितना हो जाएगा? तो ये पार्ट भी आपका हो जाएगा x माइनस का x1 हो जाएगा। अगर मैं इस पार्ट की बात करूं तो इस पार्ट x2 माइनस एक्स है, तो ये भी पार्ट आपका x2 माइनस का कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। चलिए, अगर लेकिन इस बात को अगर आप समझ जाएं कि यहां तक y है, यहां तक कितना है? y1 है, ये y1 है और ये पूरा y है, तो फिर ये छोटा सा डिस्टेंस कितना होगा? अगर मैं बात करूं तो ये आपका y1 है और ये पूरा आपका y है, तो ये छोटा वाला कितना हो जाएगा? तो y माइनस का y1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये पूरे वाले में से इस छोटे वाले y1 को घटा देंगे तो ये डिस्टेंस आपका निकल जाएगा। अगर मैं इसको मान लेता हूं t कह दिया, इसको हमने कह दिया क्यूब, तो BQ का डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा? तो BQ y2 माइनस आपका कितना हो जाएगा? ये वाली डिस्टेंस। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपने क्या मान रखा है? y मान रखा है। तो इतने ग्राफ को जो आप समझ पाएंगे तो आप उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपका जल्द ही प्रूफ हो पाएगा। तो सबसे पहले आप चाहें तो लिख सकते हैं कि माना AB में AB एक रेखा है, AB एक रेखा है जिसमें A कितना है? आपका x1, y1 एवं आपका B कितना है? B x2, y2 है, जिसे बिंदु P किस रेशियोज में डिवाइड करती है? m1 रेशियो m2 में, जिसे बिंदु P m1 रेशियोज m2 में विभक्त करती है, तब हमें बिंदु P जिसका नाम हमने x, y रखा है, तब हमें बिंदु P का नियामक ज्ञात करना है। अब यहां पर हम क्या देख सकते हैं कि यहां पर आपने क्या बताया कि सर आप ये मान लेते हो, आप P Q R कुछ भी मान लेते इसको हम। सर यहां पर आपने बताया O से लेकर C का डिस्टेंस कितना है, तो यहां तक आपने बता दिया x1 है डिस्टेंस। चलिए, अगर मैं बात करूं C से लेकर A का डिस्टेंस कितना है, तो आपने CA का डिस्टेंस बताया। सर C से लेकर A का डिस्टेंस है y1, C से लेकर A का डिस्टेंस कितना है भाई साहब? y1 है। चलिए और कुछ बताइए। आपने देखा O से लेकर R का डिस्टेंस कितना है, तो x है। O से लेकर R का डिस्टेंस कितना है? x है। चलिए, अगर मैं बात करूं R से लेकर P का डिस्टेंस कितना है, तो R से लेकर P का डिस्टेंस आपका y है। अगर मैं बात करूं O से लेकर E का डिस्टेंस कितना है, O से लेकर E का डिस्टेंस आपका y2 है, सॉरी O से लेकर E तक का डिस्टेंस आपका x2 है, और E से लेकर आपका B तक का डिस्टेंस जो है EB का डिस्टेंस कितना है? y2 है। अगर मैं बात करूं CR का डिस्टेंस, तो CR का जो डिस्टेंस हो जाएगा भाई साहब वो AT के डिस्टेंस के बराबर होगा। देखिए ना, जितना दूरी है उतना ही दूरी है, तो ये कितना हमने निकाला? x माइनस का x डैश। अगर हमने RE का जो डिस्टेंस बताया आपको, RE का जो डिस्टेंस है वो RE का डिस्टेंस किसके बराबर है? तो P क्यूब के बराबर, और ये कितना है? x2 माइनस का x है। यही आपका डिस्टेंस है। अच्छा, हमने त्रिभुज में पढ़ रखा है कि जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनकी संगत भुजाएं क्या होती है? अनुपातिक होती है। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपको क्या दिख रही है? समरूप दिख रही है। मतलब समरूप का मतलब होता है कि वैसा त्रिभुज जो दिखने में एक जैसा हो लेकिन उसका आकार सेम हो, अमाप सेम होना आवश्यक नहीं होता है। आकार का मतलब है कि ये त्रिभुज है तो ये भी त्रिभुज, त्रिभुजाकार है तो त्रिभुजाकार, आकार मतलब त्रिभुजाकार तो त्रिभुजाकार, लेकिन उसकी
माप जो है वो सेम हो ये जरूरी नहीं होता है। जैसे मैंने ये छोटा सा वृत्त लिया और ये बड़ा सा वृत्त लिया, तो ये भी वृत्ताकार है और ये भी वृत्ताकार है, लेकिन दोनों के जो डायमीटर है, दोनों के डायमीटर है वो डिफरेंट है, तो ये होता है समरूप। तो हम कह सकते हैं कि ये जो त्रिभुज है एपीटी और ये त्रिभुज है पीबीक्यू, दोनों क्या है, समरूप त्रिभुज है। और समरूप त्रिभुज है तो इनकी संगत भुजाएं क्या होगी, अनुपातिक होंगी। तो मैं इतना यहां से लिख देता हूं क्या, कि यहां त्रिभुज एपीटी या एटीपी एंड क्या है, पीक्यूबी समरूप त्रिभुज है। कैसा है, समरूप त्रिभुज है। अगर भैया समरूप त्रिभुज है, इसीलिए अगर समरूप है इसीलिए इनके संगत भुजा क्या होंगे, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती होती है, समानुपाती होगी। यानी अगर इस वाला पार्ट हम अगर यहां पर लेते हैं एटी और बटे में इस वाले पार्ट बटा ये वाला पार्ट, यानी आपका हो जाएगा पी क्यू। अगर मैं बात करूं ये वाली पार्ट का पीटी का, तो इसका इधर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, बी क्यू हो जाएगा। अगर मैं बात करूं इस वाले पार्ट का एपी का, तो यहां आपका पार्ट क्या हो जाएगा, बीपी हो जाएगा। इतनी बातों को मैं फिर से यहां से लिखने का कोशिश करता हूं, तब तक के लिए आप इसे नोट करके उतार सकते हैं। मैं क्या करता हूं, अब यहां से इस वाले पार्ट को लिखने का स्टार्ट करता हूं। चलिए मैं यहां से अब लिखने का कोशिश करता हूं। क्या आपने यहां पर देखा कि संगत भुजाएं समान अनुपात में हो गया, यानी एटी और बटे का कितना आ गया, पी क्यू आ गया। फिर आपने क्या देखा, पीटी बटे का कितना आ गया, बी क्यू आ गया। पीटी बटे का कितना आया, बी क्यू आ गया। फिर आपने देखा कि एपी और बटे का कितना आ गया, तो बीपी आ गया। एपी बटे का बीपी आ गया। चलिए इन चीजों को अगर मैं यहां पर सजाने का कोशिश करूं तो कुछ इस तरह से हम सजा सकते हैं। कैसे, देखिएगा, एटी, तो ए से लेकर टी का डिस्टेंस हमने क्या फाइंड किया, x माइनस का x डैश, x माइनस का x डैश बटा हमने पी क्यू का डिस्टेंस क्या फाइंड किया, तो p से लेकर q तक का डिस्टेंस हमने फाइंड किया, x2 माइनस का x हमने फाइंड किया। फिर हमने pt का डिस्टेंस अगर बताया आपको, तो pt का डिस्टेंस y माइनस का y1 हमने लाया, तो y माइनस का y1 लाया। फिर bq का अगर डिस्टेंस हम आपको बताया तो y2 माइनस y लाया, y2 माइनस y लाया। चलिए ap का डिस्टेंस बताओ, तो a से लेकर p तक का डिस्टेंस को हमने क्या मान रखा है, a से लेकर p तक का डिस्टेंस को हमने m1 मान रखे हैं। और फिर मैं आपको बताऊं bp का डिस्टेंस कितना मान रखा है, मैंने m2 मान रखा है। मैंने कहा दिस इज 1 एंड दैट इज सेकंड एंड दैट इज द थर्ड। एंड व्हेन वी हैव टू टॉक अबाउट द रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड एंड द सेकंड पोजीशन, रिलेशंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड, वी कैन से दैट कि अगर हम यहां पर बात करें कि रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड, यानी संबंध किसमें हम बता रहे हैं, पहला और तीसरा में अगर संबंध बताएं तो x माइनस का x डैश बटा x2 माइनस का x बटा बराबर m1 बटा का m2। इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप करेंगे तो यहां पर आपने ये पाया कि x को m2 से गुना किया, x m2 माइनस x1 m2, फिर यहां पर m1 से इसको मल्टीप्लाई किया तो x2 m1 माइनस x m1। चलिए हम क्या करते हैं, x m2 और ये वाली पोजीशन को इधर लाते हैं, तो प्लस x m1 और ये को ऐसा ही रहने देते x2 m1 और इस वाली पोजीशन को उधर ले चलो तो x1 m2 हो जाएगा। सर यहां पर कुछ कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, तो x बराबर हो जाएगा m2 प्लस का m1 और बराबर का हो जाएगा x2 m1 प्लस m2 x1। यहां पर m को हम पहले लिख ले, m1 x2। चलिए जैसे ही हम यहां से x निकालेंगे फिर आपका हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m2 प्लस m1 या m1 प्लस m2। ये आपका फॉर्मूला पूरा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। और फिर रिलेशंस जब हम बताएंगे, जब रिलेशन हम बताएंगे क्या में, सेकेंड और थर्ड में, सेकेंड एंड थर्ड में, तो फिर वही प्रोपेगेंडा होगा y माइनस का y डैश, y माइनस का y डैश और बटे का y2 माइनस का y इज इक्वल टू m1 बटे का m2। और फिर यहां से जब रिलेशन बनाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशंस करेंगे, तो फिर यहां से आपका y का जो रिलेशन आएगा वो आ जाएगा m1 x2 प्लस m2 y, सॉरी यहां पर y का मैंने रिलेशन बताया my2 और ये y1 और बटे का m1 प्लस का m2 आ जाएगा।
ये आपका रिलेशन हो जाएगा विभाजन सूत्र का। तो मैंने कोशिश किया कि आपको बेहतर तरीका से बताऊं और मैंने समझाने का पूरा कोशिश किया। सिर्फ आपको यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपका समरूप है, इसलिए संगत भुजाएं इसकी क्या होगी, समान अनुपात में बटेगी, समानुपाती होगी। तो ये आपका प्रूफ कुछ इस तरह से हो गया। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस के साथ, और पूरा का पूरा जो आपका रिजल्ट आने वाला, एग्जाम आने वाला, उसकी हम तैयारी करवाएंगे। यहाँ